तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं भारत के एक महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। ठीक है, इन्हें तो सभी लोग जानते होंगे कि शहीद आजम भगत सिंह जो थे वो कौन थे, क्या थे। ये भारत के एक महान क्रांतिकारी थे। ये क्या थे? महान क्रांतिकारी थे भारत। ठीक है ना। इनके बारे में जो है हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। अब बहुत कुछ इनके बारे में हम लोग नहीं भी जानते हैं। जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं आज हम उन्हीं चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि एक भारत के ऐसे नवयुवक क्रांति थे। इनके बारे में कहा जाता है कि भारत के एक ऐसे नवयुवक क्रांति थे जिन्होंने अपने 23 वर्ष की उम्र में मतलब हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। ठीक है, वो हर किसी के बस की चीज़ नहीं होती है कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाना। इनके साथ सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त भी थे। ठीक है ना। और भगत सिंह, तीनों साथी जो हैं हंसते हंसते आपको आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1931 को, ठीक है ना, ये जो है हंसते हंसते फांसी के फंदे पे जो है चढ़ गए। ठीक है, आखिर इन्होंने क्या किया था कि इन्हें जो फांसी जो फंदा था इनको मतलब कि उस पर चढ़ना पड़ा। ठीक है, या क्या किया था या फिर क्या हुआ कि इन्हें जो फांसी के फंदा पर चढ़ना पड़ा, या इन्होंने अपना जो रास्ता था वो चुना था जिसे मैं जिस रास्ते ने इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया, या फिर इन्होंने ही उस फांसी के फंदे तक के रास्ता को लिखा था। ठीक है ना। सारे बातों को आज हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण था कि ये 23 वर्ष की मतलब साधारण सा नवयुवक को फांसी देना पड़ गया अंग्रेजों को। ठीक है, आखिर क्या इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किए थे। तो कहा जाता है कि शहीद आजम भगत सिंह, पहले आप देख रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह, ऐसी नाम और नाम से पहले इतनी शान वाली जो शब्द है हर किसी के नाम से पहले नहीं लगती। ये कोई खास लोग ही होते हैं जिनके पहले नामों से पहले क्या है ऐसे शब्द लगाने के लिए, मतलब कि ऐसे शब्द लगाया जाता है। ठीक है ना, वो सौभाग्य वाले लोग होते हैं, उनकी कर्म जो होती है उनसे भी ऊंची होती है। ठीक है ना। ये शहीद आजम भगत सिंह हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, या फिर कह सकते हैं साधारण नवयुवक नहीं थे। इनका जन्म जो है ये जो आपका संपूर्ण भारत था आज़ादी से पहले का, उस भारत के और आज के पाकिस्तान के, आज का जो पाकिस्तान है उसके जो है बांगा ज़िले में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वर्तमान पाकिस्तान के बांगा ज़िला में हुआ था। इनका जन्म जो है आपको 28 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। ठीक है, तो भगत सिंह जो है सीधे कहते हैं कि ये जो है पाकिस्तान में जन्मे एक व्यक्ति थे। ठीक है ना, जो आज भी याद रखे जाते हैं, और इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। ठीक है, कहा जाता है कि इनका जो परिवार है, इनका जो फैमिली था, इनका फैमिली का जो इतिहास रहा है वो क्रांतिकारियों से भरा रहा है। इनके चाचा, इनके पापा, सब लोग जो हैं अपने अपने समय में एक महान क्रांतिकारी रहे हैं। और सरदार भगत सिंह का तो क्या कहें, ये तो इतने बड़े क्रांति रहे कि इनके बारे में जितना भी कहें वो कम ही है। इनके बारे में अगर कहने के लिए चाहे तो ये क्या है, आपको दिन खत्म हो जाएगा, आपको महीना लग जाएगा। लेकिन इनकी जो कहानियाँ हैं, इनकी जो रहस्यमयी घटनाएं हैं, इनकी जो वीरताएं हैं, ठीक है, इनकी जो शौर्य गाथाएं हैं वो ख़त्म नहीं होगी। ऐसे थे भगत सिंह। ठीक है, देख भगत सिंह क्या है, इनकी बारे में तो बहुत कुछ है लेकिन इनकी कुछ खास बातों को हम जानेंगे। वो खास बातें क्या है कि इनको जो है ये जो भगत सिंह जब क्या है अपनी क्रांति के दौर में अपना पैर रखे थे, जब अपनी क्रांति के लिए जो पैर डाले थे अपने देश की आज़ादी के लिए, तो उस आज़ादी से पहले इन्होंने अपने पिता को जो पत्र लिखा था उस पत्र को सुनेंगे। ठीक है ना, जो अब जो भगत सिंह के शब्दों में है, लेकिन उसमें हम सुनाएंगे। भगत सिंह तो आज नहीं है लेकिन उनके शब्द को हम सुनाने की कोशिश करेंगे, उनकी जैसी भावनाओं को लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भगत सिंह की भावनाओं को ला सके, क्योंकि भगत सिंह कोई और थे। भगत सिंह एक महान शख्सियत थे, एक महान क्रांतिकारी थे, एक महान शौर्य पुरुष थे। ठीक है ना, जो जिनकी कहानियाँ क्या है आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि भगत सिंह के कर्म, भगत सिंह क्या किए थे और क्या उन्होंने मना किया था करने से। तो भगत सिंह जो है सबसे पहले उनकी जो क्रांति था, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था कि क्रांति के लिए उतरा था। क्रांति उतरने के बाद उन्होंने क्या किया था कि पहले सैंडर्स की हत्या किए थे उन्होंने। तो सैंडर्स की हत्या क्यों की वो भी जानेंगे। उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, क्यों फेंका था वो भी जानेंगे। ठीक है ना, क्या उन्होंने फिर जानेंगे कि आखिर भगत सिंह बम और बंदूक लेकर आज़ादी लड़े थे। मैं जो भगत सिंह थे वो बम और बंदूक से आज़ादी लड़े थे, लेकिन क्यों वो अंतिम समय में लोग कहे थे कि बम और बंदूकों से आज़ादी नहीं मिलती। आखिर क्यों बोले थे कि बम और बंदूकों से आज़ादी नहीं मिलती।
ठीक है। भगत सिंह ये क्यों, अगला हम ये पढ़ेंगे, जानेंगे इनके बारे में कि भगत सिंह आखिर क्यों जो है अंग्रेजों के द्वारा दी गई फांसी की सज़ा को नकार दिया था, कहा था कि हमें जो फांसी की सज़ा नहीं चाहिए, हमें क्या दो, हमें बीच रोड पे या हमें जो है सरेआम गोली सुलगा दो। आखिर क्या कारण था कि जो उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दी गई, तय की गई फांसी की सज़ा को उन्होंने नकार दिया और कहा कि हमें जो है दिन दहाड़े या फिर हमें सरेआम जो है गोली सुलगा दो। आखिर क्या कारण था, तो सभी कारणों को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उनके पत्र को जानते हैं कि आखिर जो है उन्होंने अपने पिता को जो सबसे पहले पत्र लिखा था, वो पत्र जो वो एक कम एज में, कह सकते हैं 20 साल के एज में अपने पिता को लिखा था। और उस पत्र में जो भावनाएं था अपने पिता के प्रति व्यक्त किए थे, अपने परिवार के प्रति व्यक्त किए थे, और उन्होंने क्या कहा था। आज हम उनके पत्र को उनके शब्दों में जानेंगे। ठीक, उनकी क्या शब्द थे उस पत्र में। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है इस पत्र में कि उन्होंने क्या था कि घर को अलविदा पिताजी के नाम एक पत्र लिखा। ठीक है, घर को अलविदा कह पिताजी के नाम क्या था, उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था पूज पिताजी। ठीक है, उन्होंने लिखा था पूज पिताजी, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ाद हिंद के लिए वक्फ हो चुकी है। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ाद हिंद, मतलब हमारे हिंद जो हमारा देश है उसके लिए कुर्बान हो चुकी है। ठीक है ना, इसलिए मेरी ज़िंदगी में आराम और दुनिया की ख्वाहिशें के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में आराम और दुनिया की जो ख्वाहिशें हैं उसके लिए कोई मतलब मेरी ज़िंदगी में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि एक क्रांतिकारी की ज़िंदगी में दुनिया के लिए ख्वाहिशें और आराम नाम का कोई चीज़ नहीं होता। ठीक है, आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था, लोग कहते हैं अपनी जो है बचपन याद करवा के कहते हैं, अपनी बचपन की याद दिलाते हैं, बोलते हैं अपने पिताजी से कि आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तब तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, कि मुझे अपने वतन के लिए कुर्बान कर दिया गया है। ठीक, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा हूँ। भगत सिंह कहते हैं कि जो बात बापूजी ने हमें बचपन में कही थी हमसे आपसे, वही वचन को, वही प्रतिज्ञा को आज मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन को जो है इस वतन के लिए कुर्बान कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। अपने पिताजी से कहते हैं, उम्मीद है हमारे इस कर्म के लिए हमें माफ़ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह, आपका ताबेदार भगत सिंह। ये जो पत्र लिखते हैं, यह पत्र तब लिखते हैं जब यह लाहौर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे, तो अपने पढ़ाई करते थे। ये क्या थे, ये उस समय की बात है जब ये लाहौर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। और ये पत्र वो तब लिखते हैं, वो क्या कारण था कि लिखते हैं, वो कारण ये था कि उनकी दादी और उनके परिवार के लोग उनकी विवाह करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे पुत्र का हो एक विवाह, हमारे पुत्र का विवाह हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारी जो विवाह है उस तो वतन से हो गया है, हमारी विवाह क्या है, वतन से हो गया है। अब हम वतन के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगे। ठीक है ना, और क्या है, हम जो हैं इस वतन के लिए हैं, कुर्बान है, जो भी हमारा वतन है। और उन्होंने अंतिम में माफ़ी मांगते हुए कहा था कि माफ़ कीजिएगा हमें कि हम इस जन्म में आप सब के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वादा करते हैं कि अगले जन्म में जब भी आएंगे हम सिर्फ आपके लिए जिएंगे और आप ही के लिए करेंगे। ये उन्होंने अपने परिवार के नाम एक खत में लिखा था। ठीक है, तो भगत सिंह एक महान शख्सियत थे जिन्होंने जाने से पहले अपने पिता को जो वह पत्र लिखा था, वो जो पत्र था एक बहुत भावुक करने वाला पल था। और जो पत्र था एक बहुत ही भावुक करने वाला पल था। ठीक है, और जब अंतिम में भगत सिंह बोले थे, उम्मीद है आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। भगत सिंह एक ऐसे रास्ता पर थे जो कुछ गलत काम नहीं था, वो एक वतन के लिए कुर्बान होने का रास्ता था। लेकिन फिर भी भगत सिंह उस बातों के लिए माफ़ी मांगते हैं जो उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं कर पाए, क्योंकि उनको अपने परिवार के लिए करने का मौका ही नहीं मिल पाया। वो तो 23 साल के एज में, 23 साल की उम्र में ही अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया, हंसते हंसते फांसी को चूल्हे में झूल गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वो जो है क्रांति के दौर में उतरे जाते हैं, क्रांति की लड़ाइयाँ लड़ने लगते हैं। ठीक है,
और जो है उन्होंने क्या किया, क्रांति की बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ठीक है। अब एक बात और आती है कि आखिर भगत सिंह जैसे महात्मा गांधी जो थे अहिंसा के समर्थक थे, वैसे भगत सिंह जो है अहिंसा के समर्थक क्यों नहीं है? वो वो क्यों जो है हिंसात्मक घटनाएं पर उतर गए, क्यों बम बंदूक से लड़ने लगे? आखिर क्या रही होगी कि उन्होंने जो है अपनी क्रांति के लिए बम बंदूक को चुनना सही समझा, जबकि उन्होंने अंतिम समय में बोला था कि बम बंदूक कभी क्रांति नहीं ला सकती, अगर क्रांति लाना है तो आपकी अच्छी विचार ही क्रांति ला सकती है। आखिर क्या कारण था कि उनको ये बम बारूद को चुनना पड़ा? तो कहा जाता है इतिहास में कि जब महात्मा गांधी ने आपको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि आपका जो पूरे देश के जो क्रांतिकारी थे और वहाँ के जनता थे, हमारे देश के जनता थे, सब महात्मा गांधी से नाराज हो गए थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो पूरे देश में फैल गया था। अब पूरे देश के लोगों को एक आस थी कि अब लगता है हमारा देश जो है आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पे 5 फरवरी 1922 की घटना है, चौरा चौरी, जब क्या किया जाता है कि भारतीय लोगों ने एक थाने को जला देते हैं, वहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज सिपाहियों को जला देते हैं, जिसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और उस आंदोलन ने क्या किया कि जितने भी वहाँ क्रांतिकारी थे, सभी क्रांतिकारियों में महात्मा गांधी के खिलाफ एक कहने का मतलब है, मतलब महात्मा गांधी से अलग होकर एक क्रांति करने का जो है जुनून तैयार कर दिया। ठीक है। और उन्होंने ठाना कि अब जो है हम जो लड़ाई लड़ेंगे वो शांतिपूर्वक नहीं लड़ेंगे, क्योंकि शांति से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि शांति से जो है आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें जो है अपनी आज़ादी को छीनना पड़ेगा। हम महात्मा गांधी जो है आग्रह करते हैं, विनय पत्र देते हैं। इस विनय पत्र, इस आग्रह से अंग्रेज सुनने वाला नहीं है। इसको जो है अगर इससे हमें आज़ादी चाहिए तो हमें जो है इससे मारना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा और इससे हमें अपनी आज़ादी को छीनना पड़े, तब जाके हमें अपनी आज़ादी मिलेगा। ये सब बातें को देखते हुए जो भगत सिंह थे उन्होंने क्या किया, ऐन वक्त पे अपना हाथ वो हथियारों के हवाले कर दिया। ठीक है। और वो हथियार क्या था? बम बारूद था। ठीक है। और वो सबसे पहले क्या कहते हैं कि सैंडर्स की हत्या करते हैं। आखिर सैंडर्स कौन था कि जिसे उन्होंने हत्या कर दिया? कोई तो होगा, कुछ तो कारण होगा हत्या करने के पीछे। तो क्या था कि जब यहाँ पर काला कानून आया था, ठीक है ना, जो क्या आया था यहाँ पर काला कानून 1928 में आया था, मतलब एक कहने का मतलब है कैबिनेट मिशन आया था। तो उस कैबिनेट मिशन ने क्या किया था कि आपका कहा जाता है कि उसमें क्या था कि एक काला कानून था। काला कानून कहने का मतलब है उसमें बहुत ऐसे तो कहा जाता है कि देखिए क्या था कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है ना, इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है। वो पुराना कब का है? तो रॉलेट एक्ट का, 1919 का। ठीक है। 1919 में क्या हुआ था कि आपका एक रॉलेट एक्ट नामक कानून आया था और उस कानून ने क्या किया था कि पूरे देश में ऐसा स्थिति बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति हथियार के साथ पकड़ा जाता है, ठीक है ना, तो उसको पकड़ करके बिना दलील, बिना वकील के आधार पर, बिना कोई मतलब न्याय के आधार पर सीधे जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है ना। वैसे क्या हुआ था कि फिर जो है उनको जो ऐसे अगर कोई व्यक्ति जो है संगठन बनाए हुए है, 4 लोग एक जगह खड़ा है, तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने याद किया कि 1919 में जो कानून बनकर आया था, 1919 में जो कानून बनकर आया था, वो कानून जो था क्या था कि बहुत खराब कानून था। वो ऐसा कानून था जो सिर्फ भारतीयों को शोषण करने के लिए आया था। ठीक है ना। तो उसी कानून के बाद जो है वो हर एक 10 साल के बाद अंग्रेज अपने कानूनों में सुधार करते थे और उसके बाद 1919 में जो है वो नया कानून बनाने के लिए वो 7 लोगों का एक जो कमीशन भेजे थे, जो है भारत में आने वाला था। अब भारत में आया था, उस कानून को, उस कमीशन का विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया और उनके गुरु जो लाल लाजपत राय थे, उस कमीशन का विरोध करने के लिए लाल झंडा लेकर के लाहौर में, और हर एक लोग जो है अपने अपने जगह पर जो है आंदोलन करने लगे। और जो कमीशन का विरोध करते समय क्या हुआ था कि अंग्रेजों के लाठीचार्ज के द्वारा लाल लाजपत राय जो भगत सिंह के क्या थे गुरु थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे तो वो घायल हो गए थे, लेकिन घायल के बाद कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी समय भगत सिंह ठान लिए थे और ठाने के तो उससे पहले जो लाल लाजपत राय बोले थे कि मेरी लाठी, कि मेरे सर पे पड़ने वाले हर एक लाठी अंग्रेजों के शासन के ताबूत में कील साबित होगी। लाल लाजपत राय क्या बोल के गए थे कि हमारे सर पे पड़ने वाले हर एक लाठी अंग्रेजों के शासन के ताबूत में कील साबित होगी। इस बात को सुनकर भगत सिंह और उनके साथियों को याद आया। ठीक है ना। और जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई उस घटना के बाद,
तब उन्होंने योजना बनाया कि अब जो है हमें अपने गुरु की मृत्यु की बदला लेना है, हमें गुरु की शहादत की बदला लेना है। और उन्होंने जिस अधिकारी ने उनको मारा था, ऐसे सांडर्स नहीं मारा था, गलती से सांडर्स की हत्या हो गया था, जो अधिकारी लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज करवाया था उसको मारने के लिए निकल गए, अपने हाथ को वो हथियार के हवाले कर लिए, यानी अपने हाथ में हथियार उठा लिए और उन्होंने निकल गए और वो जो है जा करके गलती से सांडर्स को मार दिए। लेकिन था तो अंग्रेज, फिर भी उन्होंने कहा कि चलो ठीक ही है, कोई तो मरा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अंग्रेज को मारने के बाद क्या किया कि वो निकल गए वहाँ से। अब क्या हुआ, पूरा अंग्रेज था उसमें क्या हो गया, खौफ की लहर चल पड़ी और पूरा अंग्रेज जो है एकदम अलर्ट पर हो गया कि आखिर हमारे इतने बड़े अधिकारी को मार दिया गया है। और भगत सिंह के नाम और उनके साथियों का नाम क्या है, वारंट निकल गया कि कैसे भी वो पकड़ा जाता है, पकड़ के जेल में डालो, पकड़ के उस पर जो है कार्रवाई करो। अब जो क्या होता है कि भगत सिंह निकल जाते हैं, लेकिन भगत सिंह पकड़ में नहीं आते हैं। आगे क्या होता है कि लाहौर सेंट्रल असेंबली, जो क्या सेंट्रल असेंबली था, उस सेंट्रल असेंबली में क्या हुआ था कि आपको जो है वो क्या था, आपको बम फेंके थे। और उस बम कांड में क्या था, उस बम कांड में था कि उन्होंने बम क्यों फेंका था, इसकी ये भी एक कहानी है, ठीक है। कहा जाता है लोग कि वो उन्होंने क्या किया था, गलत रास्ता अपनाया था। कहा जाता है कि लोगों द्वारा उन्होंने क्या किया था कि अपना रास्ता हिंसात्मक अपनाया था। लेकिन आखिर उन्होंने क्यों लाहौर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, आखिर क्या कारण रही होगी कि जो उन्होंने जो है लाहौर सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंका था। तो उन्होंने अपनी किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ में लिखा है, ठीक है ना, कि क्या वो घटना था जिसके कारण हमें जो है लाहौर सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंकना पड़ा है। उनकी उस बातों को हम जानेंगे। उनकी जो बात थी, देखिए वो क्या है, जैसे घटना है, वो जो मैं नास्तिक नहीं हूँ जो बुक है उसमें वो लिखते हैं कि लाहौर सेंट्रल में क्या असेंबली हॉल में बम फेंक की चर्चा है। इसमें लिखा गया एक चैप्टर है जिसमें लिखा गया है कि 8 अप्रैल 1929 का वो दिन था। वो दिन क्या था, 8 अप्रैल 1929 का वो दिन था जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा, ठीक है ना, हिंदुस्तान समाजवादी, ठीक है ना, प्रजातांत्रिक सेना सूचना के द्वारा, मैं हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सेना के द्वारा, ठीक है, जो संगठन से भगत सिंह जुड़े हुए थे, बटुकेश्वर दत्त जुड़े हुए थे, वो कहते हैं कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, और उस किताब में लिखा जाता है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, उस लाहौर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ठीक है ना। और बम क्यों फेंका था तो वो बतलाते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज़ की आवश्यकता पड़ती है। बहरों को सुनाने के लिए क्या होती है, जब उनसे पूछा गया कि आखिर आप लाहौर सेंट्रल असेंबली में बम क्यों फेंके, तो उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की आवश्यकता पड़ती है। ये कथन एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वैलिया का यह कथन है, ठीक है ना। वो क्या, ये कथन किसका है कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक महान फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वैलिया की कथन है। और उस वैलिया के कथन को लेकर इन्होंने कहते हैं, जब इनसे अदालत में पूछा जाता है कि आखिर आपने बम क्यों फेंका, कि बतलाते हैं कि हमारी जो आवाज़ था, हमारी आवाज़ों को कोई नहीं सुन रहा था, हम जो क्रांति कर रहे थे उसको कोई नहीं जान रहा था, ठीक है। हमें अपनी क्रांति को फैलाने के लिए, हमें अपनी क्रांति को पूरे देश में फैलाने के लिए, पूरी दुनिया में बतलाने के लिए, हमें अपनी समस्याओं को पूरा दुनिया में बतलाने के लिए हमें इस आवाज़ की, इस धमाके की ज़रूरत थी, इसलिए हमने ये धमाका किया। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि हाँ, हमने धमाका जरूर किया, लेकिन मैंने धमाका उस जगह पर किया जिस जगह पर कोई नहीं था, मतलब जगह खाली था, ठीक है। बात सही है, भगत सिंह जिस जगह बम फेंके थे वहाँ पर जगह खाली था। और दूसरा बात एक और है कि भगत सिंह का बम उतना ताकतवर नहीं था कि पूरे सेंट्रल असेंबली को खतरा पहुँचा सके। भगत सिंह का बम बस इतना ही ताकतवर था कि वो बस एक धमाका कर सके, ना कि किसी को नुकसान कर सके, ठीक है। तो इस बात को जो है भगत सिंह क्या है बोलते हैं। आखिर भगत सिंह ऐसे कर और कह रहा है कि भगत सिंह क्या है, भगत सिंह और क्या कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों से बीती सरकार के शासकों ने क्या सुधार के लिए क्या नाकाम कर रहे हैं। वो कहते हैं, देखिए अभी बदलाव था 1919 की घटना रिलेटेड, उसके बाद फिर 1928 में आने वाला था। ये सब घटना था जो आपका सरकारी कामों में सुधार किया जा रहा था, कानूनों में सुधार किया जा रहा था। लेकिन अंग्रेज जो है बहुत समय से कानूनों में सुधार के नाम पर भारतीयों का शोषण कर रहा था। ऐसा कानून ला रहा था जो कानून जो है भारतीयों के लिए शोषण का कारण बन रहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भारतीयों का जो है
पिछले 10 वर्षों से ऐसे ऐसे कानून लाकर शोषण किया जा रहा है। अब भारतीयों का ऐसे और भी कितने प्रकार के शोषण किए जा रहे हैं, कितने सालों से किए जा रहे हैं, वो हम बतला नहीं सकते हैं। हमें इन भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए, इन भारत के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए इस बम धमाके की आवश्यकता थी। और हमें जो है इन भारत के लोगों को, इनकी आवाज़ों को और ऊंचा बुलंद कराने के लिए इस बम धमाके की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना बम धमाके के हमारी इस आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे बिना इस बम धमाके के हमारे इस आवाज़ को दबा दिया जा रहा था। इस बात को उन्होंने कहा। ठीक है, आगे क्या होता है, जब अदालत ने उनसे पूछा, मतलब कि जो वहाँ का जज था, वो जज कौन था, तो दिन था देखिए 6 जून 1929 का दिन था, जब जज का क्या नाम था, लियोनार्ड मिडल्टन था। ठीक है, वो जज कौन था, तो लियोनार्ड मिडल्टन था। वो पूछता है कि बताइए कि क्रांति क्या है। ठीक है, क्रांति क्या है, तो वो क्या कहते हैं कि क्रांति के लिए खूनी लड़ाई अनिवार्य नहीं है। जब मिडिल्टन पूछते हैं, जो वहाँ के जज थे, कि बताइए आखिर क्रांति क्या है, आप क्यों क्रांति कर रहे हैं। ठीक है, क्रांति है क्या चीज़, ठीक है ना, क्या है क्रांति। तो कहते हैं क्रांति के लिए खूनी लड़ाई अनिवार्य नहीं है। देखिए, कौन कहता है कि भगत सिंह जो है क्रांति के लिए बंदूक और पिस्तौल को अपना हथियार मानते थे, कौन कहता है, ये गलत बात है। ठीक है ना, उन्होंने कभी क्रांति के लिए बम और पिस्तौल को अपना हथियार नहीं माना। उन्होंने देखिए सीधे वो अपने शब्द में लिखते हैं, वो जवाब देते हैं क्रांति के नाम पर कि क्रांति के लिए खूनी लड़ाई अनिवार्य नहीं है, और नहीं उसमें क्या है, व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई समान है स्थान है। कहते हैं क्रांति में खूनी लड़ाई, आप व्यक्तिगत प्रतिहिंसा का कोई स्थान नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है। आपको क्रांति के लिए हिंसात्मक घटनाओं की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं वह बम और पिस्तौल का साम्राज्य नहीं है। क्रांति जो है बम और पिस्तौल का साम्राज्य नहीं है, वो अच्छे विचारों का साम्राज्य है। ठीक है, वो आगे बोलते हैं क्रांति से हमारा अभिप्राय है, बोलते हैं क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा सामाजिक व्यवस्था पर आमूल परिवर्तन लाना। वो बताते हैं, क्रांति का परिभाषा देते हुए कहते हैं कि हमारा जो क्रांति है वो अन्याय पर आधारित मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करना है। वैसी व्यवस्था को परिवर्तन करना क्रांति कहलाता है जो हमारे समाज का, हमारे लोगों का शोषण कर रहा है, इसे ही क्रांति कहते हैं। अपनी व्यवस्था को परिवर्तन करना ही क्रांति कहते हैं, ना कि बम और बंदूक लेकर निकल जाना और दूसरों को मार देना क्रांति कहते हैं। आगे कहते हैं हम मनुष्यों के जीवन को पवित्र समझते हैं। बताइए उनको जो आपको जो मतलब हमारे इतिहास में कहा जाता है कि भगत सिंह बंदूक और हथियार बम लेकर के यहाँ निकल गए थे क्रांति की लहर पे, और जो है उन्होंने, और आज हम भी जो याद करते हैं उन्हें, एक आपको जो है हिंसात्मक क्रांतिकारी के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनके शब्दों से तो लग नहीं रहा है कि वो एक हिंसात्मक क्रांतिकारी थे। वो लिखते हैं कि हम मनुष्यों के जीवन की पवित्र समझते हैं। वो क्या लिखते हैं कि हम मनुष्यों के जीवन को बहुत पवित्र समझते हैं। हम ऐसा उज्ज्वल में विश्वास करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिले। वो कहते हैं हम ऐसा उज्ज्वल भविष्य में की कामना करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिले। हम इंसान की खून बहाने की विवरता पर में दुखी हैं, मतलब कि जो आपका व्यवस्था है इस पर दुखी हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं खून बहाना, परंतु क्रांति द्वारा सबकी समान स्वतंत्रता देने के लिए नहीं कह रहे हैं। अंतिम में क्या बोलते हैं, पहले तो बोलते हैं क्या है, क्रांति में हम जो व्यक्तियों को किसी प्रकार के शांति और स्वतंत्रता का भंग नहीं करना चाहते हैं, हम हथियार का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अंत में बोलते हैं कि परंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा शोषण को समाप्त करने के लिए क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। वो कहते हैं कि ये बात सही है कि क्रांति के राह में हिंसात्मक घटनाएं आवश्यक नहीं है। ये बात सही है कि क्रांति के राह में हिंसात्मक घटनाएं सही नहीं है, लेकिन अगर हम अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ना है, उनकी स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करना है, उन्हें अपने देश को लौटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी क्रांति में कुछ न कुछ
हिंसात्मक घटनाओं को, कुछ न कुछ रक्तपात को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना रक्तपात के यहाँ क्रांति और इस जो आज़ादी को नहीं पा सकते हैं। क्योंकि अगला जब हम पे वार करेगा तो हमें भी तो करना पड़ेगा आत्मरक्षा करने के लिए, और उस आत्मरक्षा में हो सकता है कि किसी न किसी का जान चल जाए। तो कैसे भी जान जाता हो वो तो रक्तपात ही हुआ। तो क्रांति में किसी न किसी तक कितना भी करे, आपको जो क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात हो ही जाएगा। ये क्या है, इन्होंने मतलब भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, अब क्या होता है कि भगत सिंह का जब फांसी का समय होता है, मतलब जब फांसी का समय कहने का मतलब है फांसी से 3 दिन पहले भगत सिंह क्या कहते हैं कि फांसी से 3 दिन पूर्व यानी 20 मार्च 1931 के दिन सरदार भगत सिंह आपको क्या है राजगुरु और वहाँ पर जो बटुकेश्वर दत्त थे उन्होंने वहाँ के गवर्नर, पंजाब गवर्नर से आग्रह करते हैं। क्या आग्रह करते हैं? वो आग्रह कहते हैं कि हमें जो है फांसी मत दीजिए, हमें क्या कीजिए, गोली सुला दीजिए। आखिर क्या बात था कि उन्होंने फांसी न देकर गोली सुलाने की बात कही? आखिर क्या ऐसी घटनाएं थी, आखिर क्या वो कारण थे जिससे कारण भगत सिंह ने कहा कि हमें फांसी न देकर हमें गोली सुला दीजिए? तो अंग्रेजों ने जब उन पर अदालत की कार्रवाई चला रहा था तो अंग्रेजों ने कहा था कि भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े हैं। सीधे अंग्रेजों ने साफ साफ कहा था अपना दलील में, अपनी अदालत में, कि भगत सिंह, और उन्होंने ऐसा कहकर ही उनको फांसी की सजा दिया था कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध लड़े हैं। तो भगत सिंह उसी बात को लेकर कहते हैं कि जब मैं आपकी दलील है कि हमने आपके खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा है तो एक हमारे साथ जो है एक युद्धबंदी के जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ना कि एक आतंकवादी के जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कानूनी व्यवस्था में एक आतंकवादी को सजा जब देने के लिए होती है तो एक आतंकवादी की सजा फांसी होती है, लेकिन जब एक युद्धबंदी यानी एक जो है आपको स्वतंत्रता सेनानी या फिर कह सकते हैं क्रांतिकारी की सजा कभी फांसी नहीं होती है। वो उसकी क्रांति, वो उसकी वीरता, वो उसकी शौर्य की बेइज्जती है। आप हमारी शौर्य और हमारी वीरता को बेइज्जती कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जो हैं आपके खिलाफ युद्ध लड़े हैं यानी हम आपका युद्धबंदी हैं। आपने खुद कहा है कि हम भगत सिंह और उनके साथी जो है हमारा युद्धबंदी है। तो जब हम युद्धबंदी हैं तो हमारे साथ एक युद्धबंदी जैसा व्यवहार किया जाए, हमारे साथ एक देशभक्त जैसा व्यवहार किया जाए, हमारे साथ एक क्रांतिकारी जैसा व्यवहार किया जाए, ना कि हमारे साथ एक आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि हम ये बात के लिए आपसे आग्रह नहीं करते हैं कि हमें सज़ा को माफ़ कर दिया जाए, हम कभी अपनी सज़ा को माफ़ करना नहीं चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें जो सज़ा मिले, हमें जो एक मौत मिले, हमें जो एक कुर्बानी मिले, वो कुर्बानी एक सम्मान की कुर्बानी हो, एक इज्जत की कुर्बानी हो, एक स्वतंत्रता सेनानी की कुर्बानी मिले, एक क्रांतिकारी की कुर्बानी मिले, ना कि हमारे कुर्बानी के बाद हमें एक आतंकवादी के रूप में लोग याद रखें। ठीक है, तो उन्होंने अपनी क्रांति को, अपनी बातों को बतलाया और कहा कि हमें जो है उस फांसी को जो ख़त्म कीजिए, हमें फांसी न दे करके हमें क्या कीजिए कि हमें जो क्या कीजिए कि गोलियों से उड़ा दीजिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने गवर्नर को पत्र लिखा था, पत्र में कहा था। इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज जो है उनकी बातों को नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर जो भगत सिंह को हम गोली से उड़ाते हैं तो यहाँ की जो जनता है वो उग्र हो जाएगी, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, और इतनी बाहर हो जाएगी कि हो सकता है हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाए, हम जो है प्रशासन को संचालन करने में असमर्थ हो जाए, हमारे पास उतनी सेना नहीं कि हम इस भारत की जनता को कंट्रोल कर सके। ताकि जब अंतिम समय में भगत सिंह वो मिसाल थे, जिनके एक आवाज़ पे भारत देश के युवा जो है मर मिटने के लिए तैयार हो जाता था। भगत सिंह के नाम पर एक युवाओं में एक ऐसा खून का ज्वाला दौड़ता था जिससे लगता था कि अगर उनको जो है अगर निकाल दिया जाए या फिर युद्ध के क्षेत्र में उतार दिया जाए तो अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। अंग्रेज भली भांति जानता था कि भगत सिंह कोई क्रांतिकारी नहीं है, एक ऐसा मिसाइल है कि जो अगर फटने के बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो भगत सिंह के एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। और जहाँ तक बात है भगत सिंह की फांसी का, कभी कभी लोग कहते हैं कि भगत सिंह और महात्मा गांधी के बीच संबंध स्थापित करते समय कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी को क्यों रोक दिया। ठीक है ना, क्यों नहीं रोका, भगत सिंह को क्यों फांसी पर चढ़ने दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी और भगत सिंह की फांसी की जो बातें हैं वो सही नहीं है। ठीक है, या जो भी है, ठीक है, मुझे लगता है कि भगत सिंह वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी फांसी के रास्ता खुद तय किया था। ठीक है ना,
वो क्या है कि एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपने हर एक पग को फांसी के रास्ते तक पहुंचाया था। वो चाहते तो बच जाते, लेकिन उन्होंने अपनी कभी कोई बचाव नहीं की अपने आप को। वो जब क्या होता है कि वो कहते थे कि हम जो इतनी ऊंचाई पर, उनका कहना था भगत सिंह का कि हम वो, कोई लोग पूछते भी थे, उनकी माँ पूछती थी, ठीक है ना, और भी लोग पूछते थे कि बताइए आप क्यों ना अपना वकील रखना चाहते हैं, आप क्यों और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो कहते थे कि हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं कि अगर इसके बाद अगर नीचे आते हैं तो या तो हम बदनाम हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएगा, हमें किसी न किसी कारण बस हमारी जो ये ऊंचाई है, हमारी जो किया गया कर्म है, उसको दबा दिया जाएगा। ये किसी न किसी कारण बस हमें जो है दबा दिया जाएगा। तो हमें वो नहीं चाहते हैं कि हमें बदनाम किया जाए, हमें किसी कारण बस दबा दिया जाए, हमारी जो किया गया क्रांति है, हमारी जो किया गया कर्म है, उसको जो है गलत साबित कर दिया जाए। क्योंकि हमने आज तक अपने ज़िंदगी में ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है, हमने बस लड़ा है तो अपने देश के लिए, या कुर्बान हो रहा हूँ तो अपने देश के लिए। वो अंतिम समय कहे थे कि हम वो ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं। और कहा जाता है कि भगत सिंह वो ऊंचाई पर पहुँच चुके थे जिसके नीचे आना संभव नहीं था, जिसके बाद एक ही रास्ता था, सिर्फ मौत। ठीक है, जिसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता था और था मौत। ठीक है, तो कौन कहता है कि महात्मा गांधी भगत सिंह को नहीं बचा। ठीक है, भगत सिंह वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना रास्ता खुद तय किया था, वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया था। ठीक है, तो कैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी और भगत सिंह के बीच संबंध खराब था। कैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी और भगत सिंह एक हिंसक थे तो एक अहिंसक थे। ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी भी उनका इज्जत करते थे, भगत सिंह भी महात्मा गांधी की इज्जत करते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उनका लड़ाई लड़ने का रास्ता अलग था। एक हिंसात्मक अपनाते थे तो एक अहिंसा को अपनाते थे। बस उनका विचार में भिन्नता था, और उनकी क्रांति, उनके देश के लिए देश प्रेम, उनमें कोई भिन्नता नहीं थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगत सिंह महात्मा गांधी में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों एक क्रांतिकारी थे, दोनों अपने अपने जगह पे सही थे। ठीक है, अब भगत सिंह वो महान क्रांतिकारी थे, वो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने जाते जाते बहुत कुछ दिया। ठीक है, उन्होंने एक बात और कहा था जाते जाते कि आज तो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ कर जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमें आज़ादी मिल जाएगा, लेकिन आज से कुछ साल बाद या 50 साल बाद या 100 साल बाद एक और भगत सिंह को, फिर से भगत सिंह को आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि भली भांति बता के गए थे कि हमारे यहाँ जो शोषण हो रहा है, हमारे यहाँ अंग्रेजों ने जो शोषण किया है, इस शोषण में भगत से अंग्रेजों का तो योगदान है ही, साथ में हमारे ही कुछ अपने देशद्रोही हैं, उनका भी योगदान है। उन्होंने भली भांति बताया था कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कहा कि अंग्रेजों का साथ देते हैं। तो उन्होंने उसी के लिए कहा था कि आपको गोरों से आज़ादी मिलने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको आज़ादी मिल गया। आपको आज़ादी तब मिलेगा जब आपको उच्च वर्गों को निम्न वर्गों को उच्च वर्ग से आज़ादी मिल जाए, गरीबों को अमीरों से आज़ादी मिल जाए। ठीक है ना, आपको बड़े बड़े जमींदारों से आपको आज़ादी मिल जाए, आपको जो है धर्म से आज़ादी मिल जाए, आप सभी लोग आप आपस में मिल कर रहने लगे, तब आप जो है सही मायने में आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, और तब तक जब तक आप जो है उच्च वर्ग से निम्न वर्ग को उच्च वर्गों से आज़ादी न मिले, अमीरों से गरीबों का आज़ादी न मिले, जब तक इस शोषण करने वाले लोगों से गरीबों का शोषण किया जाता रहे, तब तक इस आज़ादी का कोई फायदा नहीं है। भले ही अंग्रेज चला जाए, लेकिन हमारे यहाँ आज़ादी नहीं मिलेगा और नहीं रहेगा, क्योंकि वो आज़ादी नहीं होता है। आज़ादी तब होता है जब हम अपने जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक जीते हैं। आज़ादी तब होता है जब हम अपने जीवन में सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इस स्वतंत्रतापूर्वक पूरा करते हैं। आज़ादी तब होता है जब हमारे जीवन में सही प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। आज़ादी वो नहीं होता है कि हम किसी के अंदर में काम कर रहे हैं, किसी का शोषण सह रहे हैं। आज़ादी वो नहीं होता। अंतिम वक्त में शहीद आजम भगत सिंह के बारे में हम जय हिंद बोलकर क्या है अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये जो शहीद आजम भगत सिंह की जो बातें हैं उनको आप याद रखिए, ना कि उनके बारे में जो गलत बातें फैला दी गई है कि वो बम और बंदूक को अपना हथियार मानते हैं। वो कभी नहीं मानते थे। वो सीधे तौर पर बोलते थे कि बम और बंदूक कभी क्रांति नहीं ला सकती, और क्रांति लाएगी तो आपकी अच्छे विचार लाएगी। बम और बंदूक कभी क्रांति नहीं ला सकती, और क्रांति लाएगी तो आपके अच्छे विचार ला सकती है। ऐसी बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।